वक्त ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पीएम आवास पर अहम बैठक खत्म हो चुकी है। पीएम आवास पर मौजूद रहे तीनों सेना अध्यक्ष। बैठक में एनएस अजीत डोभाल रहे मौजूद, सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में रहे मौजूद। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर तीनों सेना अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है और कई तरह की रणनीति इस बैठक के दौरान बनाई गई है। जिस तरह से दोनों देशों के डीजीएमओ यहाँ पर कल बातचीत करेंगे, साथ ही साथ क्या शर्तें भारत अपनी तरफ से पाकिस्तान के लिए यहाँ पर रखेगा उस पर चर्चा की गई, उस पर रणनीति बनाई गई। यहाँ पर सीडीएस और एनएसए भी उनके साथ मौजूद रहे और आगे की रणनीति पर इस दौरान चर्चा की गई है। बड़ी बैठक इस वक्त ये जो चल रही थी प्रधानमंत्री आवास पर तीनों सेना अध्यक्षों के साथ ये खत्म हो चुकी है। वहीं फिलहाल समय चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तमाम खबरों के साथ। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध स्तर पर किया गया है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी बना है नंबर 1। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान से विरासत का संरक्षण और आर्थिक उन्नति की गढ़ी गई है नई परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। चलिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। तो वहीं जिस तरह से अभी तीनों सेना अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और आगे की रणनीति पर इस दौरान चर्चा की गई। इसी पर तमाम चर्चा के लिए रुक करेंगे एक बार फिर से अपने पैनल की ओर। माफ कीजिएगा वीएन झा जी, मैंने आपको बीच में रोका लेकिन बड़ी खबर सामने आ गई थी, ऐसे में प्लीज अब अपनी बात को आप प्लीज पूरा कीजिए। जी देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर ये जो मानसिकता है ये कब तक चलेगी, कैसे चलेगी। तो मैंने बताया ये पाकिस्तान इसमें आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन हमें पाकिस्तान अपने आप में क्या कर रहा है उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, जब तक कि वो हमें कोई हार्म या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। वो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी आइडियोलॉजी अलग है और वो आइडियोलॉजी हम लोगों से शायद मेल कभी नहीं खाएगा। पिछले 75 साल में नहीं खाया है, आने वाले भी सालों में कहीं इसका कोई रास्ता दिखता नहीं है। लेकिन पड़ोसी है, पड़ोसी को आप काट के फेंक नहीं सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो करता है वो अपने आप में करे, लेकिन भारत के खिलाफ अगर कोई ऐसी गतिविधि की तो कल ही जो वक्तव्य दिया गया था कि इसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, इसको प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो करेंगे, इसको एक्ट ऑफ वॉर मांगेंगे और फिर पाकिस्तान को मार पड़ेगी। अभी उसके सिर्फ 9 अड्डे खत्म किए गए हैं, आने वाले दिनों में उसके और बहुत सारे अड्डे खत्म होंगे। जी बिल्कुल। एसपी मलिक जी, जिस तरह से अभी बड़ी बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, आगे की रणनीति पर डेफिनेटली इस दौरान चर्चा तो हुई होगी। बात करें जो शर्तें डीजीएमओ द्वारा रखी जानी है कल, या फिर ऐसे ही तो युद्ध विराम पर यहाँ पर समझौता करने को भारत तैयार नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ शर्तें होंगी भारत की तरफ से। आपको क्या लगता है भारत का अगला कदम, अगली रणनीति क्या हो सकती है? क्या कुछ शर्तें हो सकती हैं या होनी चाहिए? जी प्रियंका जी, भारत इस स्थिति में है, बड़ी मजबूत स्थिति में है, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं है कि यूएसए ने इंटरवीन कर दिया है तो वो जो कुछ भी उसको कहा जाएगा भारत उसको मान लेगा। भारत अपने देश के हित को सामने रख करके उसके लिए क्या फायदेमंद है और क्या नहीं है, इन सब का पूरा विश्लेषण करके तभी इस समझौते को मानेगा। और ये मैंने जैसे पहले भी बताया था, ये कोई सीज फायर या समझौता नहीं है, ये एक 24 घंटे की मोहलत दी गई है जिसमें उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाएगा और अगर वो बिहेव करता है तब इस पे आगे बातचीत की जा सकती है। इसीलिए 12 तारीख का 12 बजे का समय रखा गया है। कुछ देर तक कल ऐसा लगा था कि शायद उन्होंने सीज फायर तोड़ दिया है, बट मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि हो सकता है कि उनकी कम्युनिकेशन लाइन इतनी खराब है, उनके जो ट्रुप्स ग्राउंड पे उन तक मैसेज ही ना पहुंचा गया हो
क्योंकि 11 बजे के बाद में, रात के बाद में, उसके बाद कोई भी ऐसी हरकत नहीं हुई हो जो उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जी बिल्कुल। जहां तक मुद्दे हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वहां पे एक्सपर्ट बैठे हैं, तीनों सेनाओं के चीफ हैं, सीडीएस है और हमारे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, एनएसए सब बैठे हुए हैं। उन्होंने सोच समझ के वो शर्तें तैयार की हैं। जी बिल्कुल सर। वेदभूषण जी, जिस तरह से अभी एसपी मलिक जी ने कहा कि 12 बजे के बाद किसी तरह का सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया गया, लेकिन अगर बात करें सीज फायर के उल्लंघन की ही बात करें तो सीज फायर का उल्लंघन अभी तक तो नहीं किया गया, लेकिन क्या पाकिस्तान पर एक बार फिर से भारत को भरोसा करना चाहिए? क्योंकि इस तरह की नापाक हरकतों से पाकिस्तान कभी भी बाज नहीं आता और कभी भी इस तरह की हरकत पाकिस्तान की तरफ से भी देखने को मिल सकती है। देखिए प्रियंका, वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो कभी भी पाकिस्तान या इस तरह के कंट्रीज, इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता जो सरिया पर चलते हैं, जिनका आधार केवल इस्लाम है, जिसके अंदर हेट्रेड फैलाना ही लिखा है और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, झूठे प्रोपेगेंडे करना, तो उस कंट्री के ऊपर हिंदुस्तान कभी विश्वास ना पहले किया, ना आज करते हैं, ना आगे करेंगे। और जिस तरह से हमारी जो पॉलिसीज थी, हिंदुस्तान की शांति की पॉलिसीज थी, बार बार उन्होंने हमें ललकारा है, हमें उकसाया है उस चीज के लिए, बल्कि वार में डालने की कोशिश की है। क्योंकि वो कहते हैं ना, खुद तो बर्बाद है, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, पर हम बर्बाद होना नहीं चाहते। हम बढ़ते हुए कंट्री हैं, आगे जाते हुए हमारी इकोनॉमी है। तमाम तरह के जितने भी वार के, न्यूक्लियर वार से लेकर तमाम सिस्टम आज हमारे पास है, तमाम तरह के सैटेलाइट्स हैं जो ये छोटे चला रहे हैं। इनको जवाब देने के लिए हमारे एयर सिस्टम तमाम उनको डिफ्यूज कर चुके हैं। कोई मेजर लॉस या नुकसान हुआ नहीं है। हालांकि उन्होंने कोशिश की थी कि सिविलियंस को डैमेज किया जाए, जो हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। हम टिट फॉर टैट कर सकते हैं, उनके सिविलियंस को मार सकते हैं, पर चूंकि हमारी पॉलिसी में नहीं है, हम नहीं चाहते कि इनोसेंट सिविलियंस माने जाए। जो उनको मैसेज देना था, डिप्लोमेटिकली मैसेज देना था, वो हम दे चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान का तो आपने पुराना इतिहास है, इमरान खान जेल कर लिया जाता है और वहां के जनरल वहां पर भागकर कोई लंदन में जाकर छिप जाते हैं, कोई सऊदी अरब के अंदर जाकर छिप जाते हैं। तो उनका एक इतिहास रहा है, पर हमें उनके इतिहास में नहीं जाना। हमें अपने कंट्री को प्रोग्रेसिव दिशा में आगे लेके जाना है, उन्नत दिशा में जाएं और हम मजबूत बने कि कभी ऐसी स्थिति आए तो हम उनको इतना मजबूत जवाब, करारा जवाब दें कि दुनिया के अंदर एक मैसेज जाए कि हिंदुस्तान आज बहुत बड़ी एक ताकत बन चुका है। इसी क्रम के अंदर अमेरिका ने जो मीडिएटर का रोल निभाया है, हमारे जो संबंध है, डिप्लोमेटिक संबंध है अमेरिका से, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हालांकि चीन को उन्होंने निगेट करने की कोशिश की अमेरिका ने इसी क्रम के अंदर, क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत बड़े राइवल ग्रुप हैं। तो उस क्रम के अंदर जो मध्यस्थता की गई है उसमें माना जाए कि हिंदुस्तान की ही डिप्लोमेटिक जीत है और आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जिस तरह से हमारे मीटिंग्स हो रही है, जिस तरह से डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सामूहिक डिसीजंस हैं, पॉलिटिकल क्लास का डिसीजन, डिप्लोमेटिक डिसीजन, आर्मी के तमाम जितने तीनों अंग हैं उनका डिसीजन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। आपने देखा कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में इसकी तैयारियां शुरू की गई, मॉक ड्रिल की गई, छोटे छोटे गांव शहर हर जगह मॉक ड्रिल तैयारियां की गई। सिविल डिफेंस, तमाम पुलिस संगठन, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, वो तमाम को इकट्ठा किया गया। बीएसएफ को हमने अपने बॉर्डर से नहीं हटाया, बीएसएफ आज भी हमारे बॉर्डर पर है। तो हमारे जो डिसीजंस थे वो वार की तरफ नहीं थे। जिस दिन फुल वार का समय आएगा, फुल वार की भी तैयारी हमारे पास है। हम किसी से पीछे नहीं है, ना पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क से उनके तो कोई औकात ही नहीं है, बिसात ही नहीं है। हम दुनिया की उभरती हुई ताकत है, हमें आगे जाना है, ना कि पीछे जाना। जी बिल्कुल वेदभूषण जी, जी इन तमाम एक्टिविटीज को कैलकुलेट किया जाए। जी बिल्कुल वेदभूषण जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। वीएन झा जी, एक बड़ी अजीब सी चीज इस पूरे युद्ध के दौरान भी देखने को मिली थी और युद्ध विराम के बाद भी देखने को मिली। चीन जो हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करता आया, उसने युद्ध के दौरान, युद्ध की स्थिति के दौरान कहा कि संयम बरतना चाहिए, आतंकवाद की निंदा करते हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध विराम हुआ, वैसे ही चीन की तरफ से एक बयान सामने आया। उनके विदेश मंत्री ने डार से मुलाकात की और
इन दोनों ने अपने संबंधों को लोहे जितना मजबूत संबंध बताया और कहा गया कि शहबाज शरीफ की तरफ से भी ये कहा गया कि वो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमारे बहुत लोकप्रिय दोस्त हैं। ऐसे में चीन उस समय तो पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया, लेकिन उसके बाद अब चीन की तरफ से ये बयान आया कि पाकिस्तान तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लोहे जैसे हमारे उसके साथ संबंध है। युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से दोस्ती का हाथ मिलाता यहाँ पर नजर आया। तो क्यों चीन की ये डिप्लोमेसी क्या दर्शाने की कोशिश, वो या तो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल पूरी तरह से हो जाए या फिर इस तरह से उसका साथ दे फिर छोड़ दे, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, चीन के लिए आपको आइसोलेशन में उसको देखना गलत होगा जी। उस गतिविधि जो पिछले 6 दशक 7 दशक में है और उनका क्या प्लान है, ये उसको ध्यान में रख के ही तब आप चीन का एनालिसिस कर सकते हैं। भारत से या उसके जो 5 फिंगर्स जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका एक्सपेंशन का जो दौर है वो उसमें चलेगा, उसको एक तरफ में ले लीजिए आप। उसके बाद जो चीन के अंदर में रिप्रेशन चल रहा है, चीन का जो जिनजियांग है जहाँ पे मुस्लिम बहुल्य वो प्रोविंस है, वहाँ पे किस तरह से रिप्रेशन होता है मुसलमानों का, ये हम लोग सब जानते हैं। लेकिन चीन में ये कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि चीन में आज के दिन में ह्यूमन राइट्स का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन चीन में मुसलमानों का जिस तरह से रिप्रेशन होता है वो देखने के लिए जो बाकी मुल्क हैं, जो इस्लामिक मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, ईरान हुआ, ये वो देखना नहीं चाहते हैं। वहाँ पे मुसलमानों का रिप्रेशन होता है, शोषण होता है, तो वो हम ठीक हैं, लेकिन चीन के साथ में है, क्योंकि चीन जो है वो स्ट्रांग नेशन है। तो ये बात तो होती है कि जो स्ट्रांग होते हैं लोग उसके साथ चल पड़ते हैं, और यही चीज़ वास्तविकता चीन का है। चीन भारत का कभी भी मित्र नहीं रहा है, एक एडवर्सरी रहा है, दुश्मन भी नहीं हुआ है, इसको हम लोग मोटा मोटी कह सकते हैं। अब चीन और पाकिस्तान किस तरह से खड़ा है, तो आप इसको ये भी देखिए कि चीन का पाकिस्तान में लगभग 112 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। अगर पाकिस्तान अगर डूब जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, तो उसके वो सारे पैसे जो हैं वो चले जाएंगे। तो कोई भी जो साहूकार होता है वो अपने ऋणी को मारना या मरने देना नहीं चाहता है, उसको जिंदा रखेगा किसी न किसी तरह से, जिससे कि वो उससे सारे अपने जो ऋण हैं वो वसूल कर सके। और वही हालत चीन और पाकिस्तान के बीच में है। ऋण तो उन्होंने दिए हुए ही है। आज के दिन में पाकिस्तान में जितने जो इनके मिलिट्री आर्सनल्स हैं या वेपन हैं वो मोस्टली चीन से ही आए हुए हैं। चीन ने पाकिस्तान में अपने वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए हैं जहाँ पे टैंक या उसके मेजर पार्ट्स बनते हैं, जहां JF-17 के मेजर पार्ट्स बनते हैं, जहां जो सबमरीन है या शिप हैं उसका निर्माण होता है। तो सारे जो इन्वेस्टमेंट चीन ने पाकिस्तान में की है वो उसको डूबने नहीं देना चाहती है। इसलिए जब सीज फायर वायलेशन हुआ था उसके 2 घंटे बाद हमारे समय के लगभग 10:15 में वांग यी जो कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफ दिया था कि वो पाकिस्तान के सॉवरेनिटी बचाने के लिए उनके साथ में दृढ़ संकल्प हैं और खड़े हैं। तो ठीक है, अभी फिलहाल पाकिस्तान का जो सॉवरेनिटी है वो स्टेक पे नहीं है, लेकिन चीन की अपनी समस्याएं हैं। आप अगर देख लीजिए पिछले 5 साल में या 10 साल में चीन किसी से उलझा नहीं है। चीन और रशिया का अनलिमिटेड फ्रेंडशिप है, लेकिन फिर भी चीन ने अपने ट्रूप्स जो हैं आधिकारिक तौर से वो रूस में नहीं भेजा था, रूस के साथ में लड़ने के लिए। चीन की अभी पूरी की पूरी नजर जो है वो ताइवान पे है, इसलिए कहीं और वो इंडल्ज नहीं करना चाहता है। भारत में गलवान में जो भिड़ंत हुई थी उसके बाद चीन ने अटैक नहीं किया, हाँ वो प्रेशर लगाए रखा। चीन और रूस का मोस्टली ये मानना है कि आप अपने दुश्मन पे प्रेशर लगाए रखिए, एक समय ऐसा आएगा कि दुश्मन अपने आप टूट जाएगा बिना लड़ाई किए ही। तो वो चीजें भारत के खिलाफ नहीं चलेगी। भारत आज के दिन में काफी सशक्त देश है, अब ऑलरेडी एक चौथी विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक देश बन गया है। आने वाले दिनों में ये और आगे बढ़ेगा। अब जब से भारत ने अपना आत्मनिर्भर प्लान बनाया हुआ है, बहुत तेजी से रैपिडली इसका जो ग्रोथ
ग्रोथ हो रहा है वो देख रहा है, और वो किसी न किसी तरह से आपको ये जो 4 दिन का जो युद्ध चला था या 3 दिन का, इसमें देखा हुआ कि जितने जो S-400 को छोड़ के जितने एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो भारत के अपने हैं, और वो कितने इफेक्टिव हैं के वेव्स ऑफ वेव ड्रोन आते गए, मिसाइल्स आते गए, रॉकेट आते गए, सबको विथस्टैंड करके एकदम झेल लिया उसने। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कि भारत इसमें आगे बढ़ रहा है। तो चीन इसमें डायरेक्टली दखल अंदाज नहीं देगा। हाँ, उसका जो वरद हस्त है वो पाकिस्तान के ऊपर में है, अगर वो नहीं रहेगा तो पाकिस्तान टूट जाएगा। प्रियंका जी, हेलो, यस। प्रियंका, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। माफ कीजिएगा सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, आप मिलती जी है। जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे सर। साथ ही साथ आपने जिस तरह से बताया कि पाकिस्तान को चीन की जरूरत पड़ेगी आगे कुछ भी करने के लिए, आगे कोई भी कदम उठाने के लिए, क्योंकि चाइना के सपोर्ट से ही पाकिस्तान अभी तक जितना भी इगोइज्म दिखा पाया है या फिर जितनी भी जंगें कर पाया है वो चाइना के सपोर्ट के साथ ही कर पाया है। साथ ही साथ भारत के साथ भी जो भी मिसाइलें यूज की गई वो भी चाइना द्वारा गिफ्ट में, उपहार में यहाँ पर पाकिस्तान को दी गई थी। एसपी मलिक जी, जिस तरह से आपने कहा, बार बार आपने एक चीज को कहा कि बार बार एक अल्टीमेटम दिया गया है पाकिस्तान को यहाँ पर कि अगर वो सीज फायर का उल्लंघन करता है तो वॉर ऑफ एक्ट होगा ये। तो ऐसे में अगर बात करें, जिस तरह से अगर उल्लंघन एक बार फिर कर दिया जाता है, लेकिन एक बहुत ज्यादा ये भी बात चर्चा में आ रही है कि शहबाज सरकार की सेना ही नहीं सुन रही, इसलिए उल्लंघन किया गया सीज फायर का। उन्होंने नहीं सुना, उसके बाद उनको समझाया गया, उसके बाद शांति को मतलब यहाँ पर शांति की स्थिति को उत्पन्न किया गया और जो अटैक उनकी तरफ से किए जा रहे थे, जो उल्लंघन उनकी तरफ से किए जा रहे थे, उनको रोका गया। तो सेना सरकार की नहीं सुन रही। यहाँ पर सबको पता है ये चीज कि सेना द्वारा सरकार को चुना जाता है, लेकिन अगर अब सरकार की नहीं सुनी जाएगी तो फिर आप शांति कैसे बहाल कर पाओगे? एक तरफ आप कह रहे हो कि आपको भारत से बात करनी है। जी प्रियंका जी, उनकी सेना सरकार की नहीं सुन रही है, उनकी सेना के कोर कमांडर नहीं सुन रहे हैं उनके चीफ के, तो बहुत बड़ा क्याओस है आज के दिन में। तभी कल देखा था, देखो दो चीजें हो सकती है, कल जो है सीज फायर होने के बाद फिर उन्होंने उल्लंघन किया, इसके दो, एक तो मैंने पहले बताया था, हो सकता है उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इतनी खराब है कि ग्राउंड ट्रूप्स तक मैसेज पहुंचने में इतने घंटे लग गए जी। दूसरा ये हो सकता है कि उनके कोर कमांडर ने डिफाई कर दिया हो कि हम आपकी नहीं सुनते, हम तो कंटिन्यू करेंगे, और जैसा आप कह रहे हैं उनको समझाया बुझाया गया, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा और पाकिस्तान बर्बाद होगा तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। फिर जाके उनकी समझ में आया 11 बजे के बाद में कोई सीज फायर, कोई भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ जी। दूसरी बात, जब ऐसी स्थिति होती है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, वहां पे जो भी पॉलिटिकल सेटअप है, प्राइम मिनिस्टर को आर्मी सेलेक्ट इलेक्ट जो भी करवा करके और वहां पे बैठाती है, अगर वो उसकी नहीं सुनेगा तो उसको फिर हटा दिया जाता है। इमरान खान का एग्जाम्पल आपके सामने है। आसिफ मुनीर जो है इमरान खान का कट्टर दुश्मन बन गया है, लेकिन इमरान खान की जो फोर्स है, उनकी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, वो
इस बात पे तुली हुई है कि इमरान खान को बाहर किया जाए और शहबाज को हटाया जाए। बहुत ज्यादा प्रेशर मुनीर के ऊपर आया हुआ है, लेकिन मुनीर का अपना एग्जिस्टेंस ही खतरे में है, इसलिए उसको कुछ नहीं समझ में आया। उसने अपनी सीज फायर का उल्लंघन करके और फायरिंग शुरू करवा दिया गया। जी। जहां तक बात इंडिया की है कि कोई भी अटैक, उस पे टेररिस्ट अटैक एक जो है वो हमला माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रियंका जी ये है कि उसको प्रूव कैसे किया जाएगा। जैसे डॉक्टर जहां ने बताया ना, ये कहना बहुत आसान है, ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। जी सर, पाकिस्तान तो हमेशा डिनाइल मोड में रहता है, वो बोलेगा हमारे टेररिस्ट थे ही नहीं, हमने अटैक करवाया ही नहीं, अभी भी वही बोलता जा रहा है। तो ये बड़ी डायकोटॉमी है, बड़ी कैच 22 सिचुएशन है, जहां पे हमें बड़ा सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना है और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस उसी हिसाब से तय करके, और अगर आगे बढ़ना है इस बातचीत में और सीज फायर को आगे बढ़ाना है, तो ये एक बड़ी सोची समझी जी बिल्कुल एसपी मलिक जी। जी जी चलिए सर, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, समय का भी अभाव है। आप तीनों हमारे साथ तमाम चर्चा के लिए जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बीएन झा जी आपका शुक्रिया, वेदभूषण जी आपका भी शुक्रिया, एसपी मलिक जी आपका भी शुक्रिया। देखने वाली बात होगी जो युद्ध विराम की स्थिति है, लगातार बैठकों का दौर भी अभी भी जारी है। ऐसे में कल जब डीजीएमओ के साथ ये मुलाकात होगी, उस समय क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है और भारत क्या शर्तें रखता है पाकिस्तान के आगे, और पाकिस्तान उन शर्तों को मानता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्या निष्कर्ष इस मीटिंग का निकलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। एक अल्टीमेटम जो पाकिस्तान को दे रखा है, अगर उस अल्टीमेटम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर में गिना जाएगा, प्रधानमंत्री का स्पष्ट रुख है। देखने वाली बात होगी आगे किस मोड़ में ये जो युद्ध विराम की स्थिति है, ये किस मोड़ में जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है वो किस तरह से रूप लेता है। तो वही